the next part is, what is Ohm's law? Ohm's law defined, it is the ratio of potential difference. What? Ratio of potential difference. Suppose potential difference is V between any two points. जैसे हमने एक कंडक्टर लिया था A और B, इनके बीच सपोज पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V. ये पोटेंशियल डिफरेंस है और इसमें इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से सपोज करंट I फ्लो कर रही है. ये एक कंडक्टर है. सपोज इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कुछ होगा, दैट इज R. If you apply some potential difference between point A and B, this potential difference will start flowing the current through this conductor having resistance R. So यहाँ पर तीन टर्म्स आ गए, तीन पैरामीटर्स. क्या? एक पोटेंशियल डिफरेंस V, करंट I और रेजिस्टेंस R. तो ओम्स लॉ क्या कहता है? द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, यहां पर A और B पॉइंट्स हैं, टू द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर I इज कांस्टेंट. कहने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट जो कि इस कंडक्टर में फ्लो कर रही है, अगर इनका रेशियो लेते हैं तो ये क्या होगा? कांस्टेंट होना चाहिए. बट कंडीशन क्या उन्होंने लगाई है कि इस एम्बियंट का या फिर इस कंडक्टर का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए. तो व्हाट डेफिनेशन arises here is ratio of potential difference, that is V, between two points of a conductor to the current flowing, current that is I flowing through the conductor is constant. Focus on this. Provided what? Temperature of the conductor और ambient, जिस ambient में कंडक्टर रखा हुआ है, remains constant. ओके. अब ये जो V बाई आई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है, ये कांस्टेंट क्या होगा? ये कांस्टेंट क्या हो सकता है? हमने क्या कहा कि एक कंडक्टर में करंट फ्लो कर रही है ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस V, तो इनका एक रेशियो क्या होगा? कांस्टेंट होगा. लेकिन उस कंडक्टर का अपना क्या होगा? एक रेजिस्टेंस. और हमने लॉज ऑफ रेजिस्टेंस में डिस्कस किया है कि रेजिस्टेंस किस किस वजह से वेरी करता है. तो मेन जो टर्म है, रेजिस्टेंस वेरी करता है उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग, डायरेक्टली उस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली. तो यहाँ पर जो हमने एक कंडक्टर ए बी ले लिया है तो इसकी लेंथ तो फिक्स हो गई, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी फिक्स हो गया, है ना. तो जो अभी तक रेजिस्टेंस के लिए दो वेरिएबल्स थे वो तो फिक्स हो गए, मीन्स रेजिस्टेंस तो यहाँ पर रेजिस्टेंस अभी कांस्टेंट है. थर्ड हमने पैरामीटर क्या लिया था? लॉज. थर्ड लॉ था कि ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वेरी करता है. बट ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इनका रेशियो तभी कांस्टेंट होगा जब हम उस कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट रखें. इट मीन्स ये रजिस्टर, इस जो रेजिस्टेंस है इसमें ये क्या रहेगा? कांस्टेंट. तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो कांस्टेंट पैरामीटर है दैट विल बी इक्वल टू R. और इससे आप एक ये भी कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, तो यहाँ जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा वो आएगा R. तो V इक्वल्स टू IR. आप दोनों तरीके से इसको कह सकते हैं.
लेकिन मेन डेफिनेशन क्या है, आप सिंपली डेफिनेशन में जनरली गलती क्या होती है, गलती होती है कि आप ये कहते हैं कि रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट। यहाँ पर डेफिनेशन खत्म नहीं होती है ओम्स लॉ की, इसमें 0 मार्क्स मिलेंगे। डेफिनेशन ये होती है, इसमें आपको ऐड करना है प्रोवाइडेड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, राइट, अदरवाइज ये डेफिनेशन ट्रू नहीं होगी। अब आप यहां पर देखिए कि ये रिलेशनशिप जो V प्रोपोर्शनल टू I है, V इक्वल्स टू IR है, ये क्या है, दिस इज अ लीनियर रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या है कि ये लीनियर एलिमेंट्स और लीनियर सर्किट्स के लिए ही अप्लीकेबल है। जहां पर भी नॉन लीनियर एलिमेंट यूज होंगे वहां पर ओम्स लॉ अप्लीकेबल नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट, तो दिस इज अ लीनियर रिलेशनशिप, है ना, ये सिर्फ लीनियर सर्किट्स के लिए ही अप्लीकेबल है, ये नॉन मेटेलिक कंडक्टर्स के लिए अप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन क्या होता है, एक सेमीकंडक्टर होता है। तो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है तो उसकी जो प्रोफाइल होती है, वोल्टेज प्रोफाइल, दैट इज सम कांस्टेंट के I raised to power m, where I is the current and m is less than 1। तो इसकी जो वोल्टेज प्रोफाइल होती है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती है, वह ऐसे वेरी करती है, नॉन लीनियर होती है। इट मीन्स वहां पर भी हम ओम्स लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आप ये नोट कर लीजिए कि ओम्स लॉ डज नॉट अप्लाई टू non-linear devices। फॉर एग्जाम्पल कौन सी डिवाइसेस, जैसे डायोड्स, डायोड्स में जिनर डायोड्स ले लीजिए आप, टू बी वेरी स्पेसिफिक, वोल्टेज रेगुलेटर्स, क्योंकि रेगुलेटर्स में हम जिनर डायोड यूज करते हैं, कोई भी डायोड हो, ट्रांजिस्टर्स, है ना, यहाँ पर ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है, ETC। ठीक है, तो ओम्स लॉ इज नथिंग बट V इक्वल्स टू V प्रोपोर्शनल टू I और V equals to IR, where R is the resistance of that particular material or conductor and that will remain constant। Okay, so this is Ohm's law। Now हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, सपोज दिस इज रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R, दिस इज अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R। हमने यहां पर क्या अप्लाई किया, एक बैटरी अप्लाई की, बैटरी सोर्स दैट इज प्लस माइनस V। तो ये क्लोज कंडक्टिंग पाथ मीन्स एक सर्किटरी फॉर्म हो गई। अब आप देखेंगे कि जैसे हमने यहां पर वो पोटेंशियल V अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्या होता है, हमेशा लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, और करंट का फ्लो क्या होता है, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। करंट के फ्लो को आप एक वाटरफॉल से रिलेट कर सकते हैं, वाटर फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम होता है, मीन्स हाइट से लो हाइट तक होता है ना, ना कि नीचे से ऊपर तक। जब तक आप कोई भी एक्सटर्नल सोर्स या एक्सटर्नल पावर अप्लाई ना करें तब तक नीचे से ऊपर वाटर फ्लो नहीं करेगा, वाटर का फ्री फॉल हमेशा टॉप टू बॉटम होता है। वैसे ही वाटर फ्लो को आप करंट समझ लीजिए, तो करंट हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करती है, मीन्स करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये डायरेक्शन होगा। मीन्स देखिए आप माइनस प्लस टर्मिनल से जाएगा और फिर ये माइनस टर्मिनल तक आएगा, ऐसे। तो इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा इस रेजिस्टर में, वो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप हम कह रहे हैं, मींस हमेशा करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो रेजिस्टर में जहां पर करंट इंटर करेगी हमेशा वो पॉजिटिव टर्मिनल होगा, जहां से करंट आउट होगी वो हमेशा निगेटिव टर्मिनल होगा। करंट का डायरेक्शन आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हमने क्या किया, इसमें ये करंट का डायरेक्शन हम नहीं ले रहे हैं, ये पोटेंशियल V है, हम इसमें करंट का डायरेक्शन ये नहीं ले रहे हैं, और करंट का डायरेक्शन हमने क्या ले लिया, दिस। ये हमारा एजम्पशन है, कोई भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन हम एज्यूम कर सकते हैं।
लेकिन अगर वो गलत हो गया तो निगेटिव सॉल्व होके आ जाएगा, अगर वो डायरेक्शन सही है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी हमेशा। तो अगर हमने ये डायरेक्शन ले लिया तो एज पर दिस करंट एंटर होगी हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से और लीव करेगी निगेटिव टर्मिनल से। ठीक है, तो पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा प्लस टू माइनस ये होगा। ठीक है, तो ये हमेशा कन्वेंशन आपको लेके चलना है। अब हम यहां पर डिस्कस क्या करने जा रहे हैं कि ये सपोज ऐसे करंट फ्लो कर रही है तो इसमें एक पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, अभी हम बिल्कुल एग्जैक्ट फ्लो एज्यूम नहीं कर रहे हैं, एग्जैक्ट फ्लो यहाँ पर कंसीडर करेंगे एज पर गिवन द बैटरी टर्मिनल्स। सो करंट फ्लो कर रही है ऐसे, तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप होगा प्लस टू माइनस, दैट विल बी वी आर। आर सफिक्स यहाँ पर हमने यूज किया है वी में, दैट शोज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर। ठीक है, ये प्लस माइनस वी आर। तो ये वी आर क्या होगा, एज पर ओम्स लॉ अगर इस कंडक्टर का, इस सर्किट का टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये होगा जो इसमें करंट आई फ्लो कर रही है मल्टीप्लाइड बाई द दैट रेजिस्टेंस। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं कि अगर नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस किसी भी सर्किट में सीरीज में कनेक्टेड है तो क्या होगा। जैसे कोई एक सर्किट है जिसमें मल्टीपल रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं सीरीज में। अभी हम फोकस करते हैं कि यहाँ पर सिर्फ तीन ही रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, रजिस्टर कनेक्टेड है, दैट इज वन इज R1, R2, R3 एंड पोटेंशियल इज V। तो ये जो पोटेंशियल V कनेक्टेड है तीनों रजिस्टर के क्रॉस कनेक्टेड है, मींस कंबाइंड R1, R2, R3 के क्रॉस कनेक्टेड है। अब इसमें करंट कैसे फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी ऐसे, ये डायरेक्शन होगा। तो जैसा कि मैंने बताया इसमें पोटेंशियल ड्रॉप होगा प्लस टू माइनस एंड प्लस टू माइनस। सपोज इसमें पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है V1, V2 एंड V3। सीरीज में हमेशा पोटेंशियल ऐड होता है, तो V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब आप देखिए ये प्लस टू माइनस है, प्लस टू माइनस है, प्लस टू माइनस है, यहां पर प्लस टू माइनस, प्लस टू माइनस, प्लस टू माइनस, इसमें पोलैरिटी सेम है। तो प्लस माइनस मीन्स आप देखिए इसमें जब नेट पोटेंशियल हम लिखेंगे किसी भी सर्किट में तो कैसे लिखते हैं, यहाँ पर नेट पोटेंशियल इस लूप में हम इक्वेशन अगर लिखेंगे तो V माइनस टू प्लस, यहाँ पर देखिए कैसे जा रहे हैं माइनस टू प्लस, इस वाले में जो मेन बैटरी माइनस टू प्लस, तो जो भी एग्जिट टर्मिनल होगा वो साइन आएगा, इसलिए हमने यहाँ पर कोई साइन नहीं लिखा है, दैट इज प्लस। अब इसमें आ जाते हैं प्लस टू माइनस, तो एग्जिट क्या है माइनस, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे माइनस V1, सिमिलरली माइनस V2 माइनस V3 इक्वल्स टू जीरो। नेट पोटेंशियल किसी भी सर्किट में क्या होगा, जीरो होगा। तो यहां से हमने क्या इक्वेशन डिराइव कर ली, V1 प्लस V2 प्लस V3। सपोज इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, R इक्विवेलेंट है, या R लिख लीजिए आप, जरूरी नहीं कि इक्विवेलेंट आप लिखें। तो V इक्वल्स टू क्या होता है एज पर ओम्स लॉ IR, और V1 क्या होगा अभी हमने बताया था यहां पे, ये IR1, क्योंकि करंट सीरीज में हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो सीरीज में करंट सेम है, करंट कॉमन हो गई, R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल्स टू IR, I गेट्स कैंसल्ड, सो R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस इज द रेजिस्टेंस इन सीरीज, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द सीरीज, R इक्विवेलेंट और R। सपोज यहाँ पर तीन रेजिस्टेंसेस नहीं होते, नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस N होते कनेक्टेड, तो हम क्या कर सकते थे, इसको मॉडिफाई करते हैं सर्किट को, डॉट डॉट डॉट
सपोज दिस रेजिस्टेंस इज आर एन, तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा वी एन। तो इसमें इन जनरल क्या हो जाता है, आर इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू प्लस एंड सो ऑन आर एन। मीन्स जितने भी रेजिस्टेंसेज होंगे सीरीज में वो सिंपली क्या हो जाएंगे, एड अप, राइट। नाउ नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, अब देखिए ये तो हो गया रेजिस्टेंस। पावर, जैसे मैंने क्या बताया, पावर इक्वल्स टू होता है V इंटू आई, और V इक्वल्स टू आई आर, तो आई स्क्वायर आर। तो यहाँ पर R क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर R की वैल्यू यहाँ से आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए, आपको टोटल पावर मिल जाएगी। और अगर आपको इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज लिखना है तो V क्या है, V1 प्लस V2 प्लस V3 मल्टीप्लाइड बाई आई, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर आप लिख सकते हैं आई स्क्वायर R1 प्लस R2 प्लस, अगर तीन रेजिस्टर्स आप यूज कर रहे हैं तो ये लिख सकते हैं। तो यहां से आप पावर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब आप यहां पर देखिए कि इस सर्किट में क्या हो रहा है, वोल्टेज सीरीज में डिवाइड हो रहा है। सीरीज में रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है R1 R2 R3, तो उनके क्रॉस वोल्टेज V1 है, V2 है, V3, डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस है। तो नेट वोल्टेज जो V है वो क्या हो रहा है, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइड हो रहा है सीरीज में। तो हमेशा ये याद रखिए कि वोल्टेज डिवाइड होता है सीरीज में, ठीक है, करंट सेम रहती है। Next combination is parallel combination. सपोज हमारे पास एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्टेड है। फिलहाल हम तीन रेजिस्टेंसेस को कंसीडर कर रहे हैं, फिर हम उसको इंक्रीज कर देंगे अप टू n रेजिस्टर्स। सो दिस इज R1 R2 R3, और ये एक बैटरी से कनेक्टेड है V। आप यहाँ पर देखिए कि ये जो V बैटरी है जिसका पोटेंशियल V है, ये इन सभी रेजिस्टर्स के पैरेलल में कनेक्टेड। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन समझने का एक तरीका है, जो भी एलिमेंट्स पैरेलल में कनेक्टेड हो, उसका पैरेलल का मतलब होता है कि सपोज एक पॉइंट A है और यहाँ पर एक पॉइंट B है, तो पैरेलल में जो एलिमेंट्स कनेक्टेड होंगे उनका स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होगा। जैसे यहाँ से ये कनेक्टेड है, यहाँ से ये कनेक्टेड है, ऐसे कनेक्टेड है, तो देखिए इनका सभी का स्टार्टिंग पॉइंट A है और सभी का एंडिंग पॉइंट B है, बीच में वो कहीं नहीं दूसरे पॉइंट पे टर्मिनेट हो रहे हैं। सपोज एक कोई ब्रांच ऐसे निकल के C पे जा रही है और फिर वो D पे जा रही है, देन वो B से कनेक्ट हो रही है, तो आप इसको ये नहीं कहेंगे कि ये ब्रांच AC इज पैरेलल टू AB, नो, बिकॉज ये कहीं D पे टर्मिनेट हो C पे टर्मिनेट हो रही है, फिर वो D पे टर्मिनेट हो रही है, इनका नेट इक्विवेलेंट पैरेलल में है, वो एक अलग बात है। तो पैरेलल में समझने के लिए आपको क्या लेना है, जैसे ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया, आप इसमें देखिए कि R1 R2 R3 का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, A है, और एंडिंग पॉइंट B है। इन बिटवीन वो कहीं किसी दूसरे पॉइंट पे कनेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। नाउ पैरेलल में हमेशा क्या होगा, पोटेंशियल जो है हर एक ब्रांच के में सेम होगा। ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, it will remain same in parallel. So suppose this is the main current flowing in this circuit I. So at this point there are three branches. So in first branch there will be I1 current, in the second branch there will be I2 current, in third branch there will be I3 current. तो पैरेलल सर्किटरी में हमेशा क्या होता है कि करंट डिवाइड होती है। क्या डिवाइड होती है? करंट। इन पैरेलल,
वोल्टेज रिमेन सेम, वोल्टेज रिमेन सेम अक्रॉस ईच पैरेलल ब्रांच। ठीक है, मेरा मतलब है कि सभी के पैरेलल होगा V। तो एज पर ओम्स लॉ V इक्वल्स टू I1R1 इक्वल्स टू I2R2 इक्वल्स टू I3R3। ये तो सेम, जो भी पोटेंशियल ड्रॉप R1 में होगा वही पोटेंशियल ड्रॉप R2 में होगा, वही पोटेंशियल ड्रॉप R3 में होगा। लेकिन जो नेट करंट है, अगर हम इस पॉइंट A की बात करें तो इस पॉइंट A पे नेट करंट कितना हो आ रही है, I, और ये तीन पार्ट्स में स्प्लिट हो रही है, दैट इज I1 I2 I3। तो इनकमिंग करंट I इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, दैट इज I1 प्लस I2 प्लस I3। What is net current I? Net current is V by R. R is the total resistance. So I1 is V upon R1, I2 is V upon R2, R3 is V upon R3. From here V gets cancelled out, तो यहाँ से 1 upon R that is equivalent resistance ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 upon R1 प्लस 1 upon R2 प्लस 1 upon R3। अगर यहाँ पर नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस n रेजिस्टर्स n कनेक्टेड होते पैरेलल में तो क्या हो जाता, प्लस एंड सो ऑन प्लस 1 अपॉन Rn। ओके, सो ये तो हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब कंसीडर करते हैं कि देयर आर टू रेजिस्टर्स इन पैरेलल, तो उनका नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। सो इट विल बी लाइक दिस। अगर आप इसको सॉल्व करें तो R क्या हो जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। सिमिलरली अगर यहाँ पर तीन रेजिस्टेंस हो, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको तीन रेजिस्टेंस पैरेलल एक साथ दिखेंगे, अगर उससे ज़्यादा है तो आप सिंपली इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कीजिए। अदरवाइज हम यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला कुछ दे रहे हैं, जैसे ये है और एक 3 रजिस्टर के लिए है, जैसे यहाँ पे है। तो इसको जो आप सॉल्व करेंगे देन R इक्वल्स टू क्या होगा, R1 R2 R3 अपॉन R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, यही आना चाहिए। ठीक है, तो मैक्सिमम 3 रेजिस्टेंसेस आपको मिलेंगे, रजिस्टर्स मिलेंगे पैरेलल में अभी इस लेवल पे। ठीक है, तो रजिस्टर्स अगर पैरेलल में है तो ये हो सकता है, और इसमें क्या होगी, करंट डिवाइड होगी, जैसा मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर हम आपका अब नॉलेज चेक करते हैं कि जब रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट हों तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, और रेजिस्टेंस जब सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, उनके पोटेंशियल्स और करंट कैसे डिवाइड होंगे। ओके, सो आप इस एग्जांपल में देखेंगे कि यहाँ पर कुछ पैरेलल कॉम्बिनेशंस भी हैं और उनका नेट उसके सीरीज कॉम्बिनेशन में भी है। जैसे हम यहाँ कहेंगे ये जो पार्ट है, these 3 resistors are connected in parallel, बट ये इनके 2 ओम के साथ सीरीज में है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 3 and 6 ओम रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, बट ये इसके साथ सीरीज में है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर दोनों कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन भी मिल रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन भी मिल रहा है। ठीक, हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल बी एंड सी। नेट रेजिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी।
तो बी एंड सी में देखिए आप तीन रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं, वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो इसका नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, आर बी सी 1/RBC इक्वल्स टू 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/5। ठीक है, तो यहां से RBC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10/17 ओम। आप यहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना चाहें तो आप यूज कर सकते हैं। RBC मीन्स 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई means R1 R2 R3 divided by R1 R2 plus R2 R3 plus R3 R1। वहां से आप ये फॉर्मूला आप यूज करके ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 10/17। ठीक है, नाउ नेट रेजिस्टेंस बिटवीन C एंड D, तो यहां पर RCD कितना हो जाएगा, 5 ohm, 3 ohm and 6 ohm are connected, so 3 multiplied by 6 upon R1 plus R2, that is 3 plus 6, so 18 upon 9, that is 2 ohm. Now you can see here the circuit becomes like this. This is Y terminal, this is X terminal, A, B, C, D, and from this D to A, 5 ohm resistance is connected. So this is 2 ohm. RBC is what, 10/17 ohm, and RCD is 2 ohm. So आप ये कह सकते हैं कि RAB, RBC and RCD are in series now. तो इनका नेट रेजिस्टेंस जो होगा आर ए डी, वो क्या हो जाएगा, आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी डी, दैट विल बी 2 प्लस 10/17 प्लस 2। ओके, तो कितना हो जाएगा ये, 4 प्लस 10/17, 78/17 ओम। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये आप इसको आप देख सकते हैं कि ये 78/17 ओम आ जाएगा। आर ए बी इज 2 ओम, आर बी सी इज 10/17 ओम एंड आर सी डी इज 2 ओम। ठीक है, तो 2 प्लस 10/17 प्लस 2, एंड आई थिंक इट विल कम 4.59 ohm, that is RAD. Now between terminal X, this is RAD and this is how much, 5 ohm. Now RAD is in parallel. अगर हम ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है कि RAD is in parallel with 5 ohm. तो यहाँ पर नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R क्या हो जाएगा, RAD इंटू 5 अपॉन RAD प्लस 5. So it will be 2.39 ohm. So this is how you can calculate the values of the equivalent resistance, right?